हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा और आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस किस तरीके से ट्रेस किए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, क्योंकि हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही मिली हैं, है ना। मैं बताया भी था तुमको अपने पिछले वीडियोस में कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर ही हम डिपेंड करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पर सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस करते थे। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है लाइक कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशंस की तरफ देखते हैं, उनके साथ में कंपैरिजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्परेरीज इजिप्शियंस भी थे। ठीक है, और इजिप्शियंस के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पिरामिड्स बनाया करते थे और बहुत सारी रॉयल ग्रेव्स इस तरीके की हैं जिसमें कि बहुत सारा खजाना वो साथ में दफना दिया करते थे। आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसमें वो बिलीव करते थे आफ्टर लाइफ में। तो वो बहुत सारा खजाना रॉयल पीपल के साथ में उनकी ग्रेव्स में पिरामिड्स में मिलता है। तो अब हड़प्पन पीपल अपने डैड्स के साथ क्या करते थे, अपने डैड्स को किस तरीके से उनके लास्ट राइट्स किस तरीके से परफॉर्म किया करते थे। तो हड़प्पन पीपल भी अपने डैड्स को बरी किया करते थे। तो सोशल डिफरेंसेस को देखने के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट दो चीजों की तरफ देखते हैं। पहले हैं बरियल्स एंड दूसरे हैं लग्जरीज। बरियल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की ग्रेव्स को जब स्टडी किया गया तो ये पता चलता है कि दैट हड़प्पन्स अपने डेड्स को पिट्स में दफनाया करते थे। एंड वो सिंपल पिट्स भी होते थे और कभी कभी पिट्स के अंदर जो खाली स्पेस होता था उसमें ब्रिक्स लगा दी जाती थी। तो अब ये कुछ सोशल डिफरेंस इंडिकेट करता है कि कुछ पिट्स जो है वो खाली हैं, कुछ पिट्स में ब्रिक्स लगी हैं। इस बारे में अभी नथिंग इज श्योर। ओके, बिसाइड्स हड़प्पन पीपल ऑल्सो बिलीव इन आफ्टर लाइफ। ये लोग भी आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो बहुत कुछ चीजें हमें हड़प्पन ग्रेव्स में भी मिलती हैं। बहुत सारा खजाना हमें उनके ग्रेव्स में नहीं मिलता, कुछ चीजें हमें जरूर मिलती हैं जो कि जरूरत की चीजें हुआ करती थी। जो मृत व्यक्ति है उसकी वो जरूरत की चीजें हमें ग्रेव्स में रखी हुई मिलती हैं। जैसे कुछ ग्रेव्स में हमें पॉट्स मिलते हैं, ग्रेव्स में हमें कुछ ऑर्नामेंट्स में मिलते हैं, कुछ ग्रेव्स में हमें कॉपर मिरर जो है वो रखे हुए मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स में हमें जैसे कि एक सेमेट्री थी हड़प्पा में, उसको एक्सकवेट जब किया गया तो वहां पे एक डेड पर्सन के स्कल के पास एक ऑर्नामेंट रखा हुआ था जिसमें कि कुछ शैल बैंगल्स लगी हुई थी, कुछ शैल रिंग्स लगे हुए थे, कुछ उसमें एक जैस्पर बीड लगा हुआ था जो सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स उसके अंदर लगे हुए थे। ऑर्नामेंट जो है वो रखा हुआ था उसके सर के पास। तो इस तरीके की चीजें हमें ग्रेव्स में मिलती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खजाना ग्रेव्स में दफनाने में ये लोग बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, दूसरा जो मैंने तुमको बताया क्लासिफिकेशन, दैट इज लग्जरीज। हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी जो करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो यहाँ से जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं वहां से। ये सब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि बहुत सारी चीजें हमें हड़प्पन जो एक्सकवेशन है, जो डिगिंग की गई थी, जो खुदाई की गई थी, उसमें से मिले हैं। अब इन आर्टिफैक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने टू कैटेगरीज में वो डिवाइड करते हैं। एक है यूटिलिटेरियन और दूसरा है लग्जरीज। यूटिलिटेरियन में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डेली यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे एंड सिंपल तरीके से जिनको बनाया जाता था। जैसे क्वर्न्स हो गए, बॉडी स्क्रबर हो गए, है ना, पॉट्स हो गए, सिंपल क्ले के जो पॉट्स होते हैं वो। तो ये यूटिलिटेरियन आइटम्स में आते हैं, ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। लग्जरीज में वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो कि रेयर मिलते हैं। यूटिलिटेरियन हमें थ्रू आउट द सेटलमेंट मिलते हैं, हर जगह पर पड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, लेकिन लग्जरीज की अगर हम बात करें तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें रेयर मिलते हैं, कुछ जगहों पर मिलते हैं। दूसरा, जो वो नॉन लोकल मटेरियल के बने हुए हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल के बने हुए वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकली अवेलेबल नहीं था। तीसरा, वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए थे, इजीली मेड नहीं थे। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके के कुछ मिनिएचर पॉट्स, बहुत ही स्मॉल पॉट्स हमें मिले हैं फाइंस के बने हुए। एंड फाइंस जो है एक वो इस तरीके से बनाया जाता था कि सिलिका, ग्राउंड सैंड, सिलिका और गम उसको मिक्स करके देन द पॉट वाज द सेरेमिक वाज जो है दैट वाज मेड एंड इट वाज फायर्ड। ओके,
तो एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से ये जो फैंस के जो पॉट्स हैं वो बनाए जाते थे, तो इसीलिए इसको लग्जरी की कैटेगरी में रखा गया। अब ये जो मिनिएचर फाइंस पॉट्स जो है वो हमें लार्जर सेटलमेंट्स पर मिले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटी सी बहुत ही मिनिएचर फाइंस बॉटल्स हैं, इनको शायद परफ्यूम बॉटल की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो बॉटल्स हैं वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही मिली है, लार्जर सेटलमेंट से। छोटे सेटलमेंट से लाइक कालीबंगन से हमें नहीं मिली है इस तरीके की जो छोटे छोटे पॉट्स हैं फैंस के बने हुए। तो डेफिनेटली हम ये जो है एक कंक्लूजन जो है ड्रॉ कर सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जो लोग थे वो रिचर थे, तो दैट्स व्हाई दे यूज दिस टाइप ऑफ परफ्यूम बॉटल्स मेड ऑफ फैंस। लेकिन कालीबंगन के लोग उतने रिच नहीं थे, तो एक सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट हमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमें गोल्ड भी मिला है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स है वो रेयर है। गोल्ड आज ही की तरह से, जैसे आज देखो गोल्ड के जो प्राइस है वो आसमान छू रहे हैं, तो उसी तरीके से उस जमाने में भी गोल्ड बहुत प्रीशियस था। एंड गोल्ड जो है वो हमें गोल्ड ऑर्नामेंट, गोल्ड ज्वेलरी हमें होर्ड्स में मिली है। होर्ड्स में मतलब कि जो हड़प्पन कुछ लोग थे उन्होंने बॉक्सेस में बंद करके या पॉट्स में बंद करके ज्वेलरी को जमीन के नीचे दबा दिया, कहीं कहीं और छुपा दिया जमीन के नीचे, और उसको वो निकाल नहीं पाए किसी भी तरह से। एंड अब जाकर आर्कियोलॉजिस्ट को वो सारे होर्ड्स जो है वो मिल रहे हैं। तो ये हमें होर्ड्स में मिली है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो कुछ थोड़ा बहुत सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमें बताती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सील्स के बारे में मैं शुरू से फर्स्ट अपने वीडियो से जिक्र करती आ रही हूँ कि सील्स इस्तेमाल की जाती थी, सील्स हमें मिली हैं। सील्स जो है उन पर इस तरीके के मोटिव होते थे, ऐसे इंस्क्रिप्शंस होते थे। अब सील्स होती क्या थी, सील्स का इस्तेमाल क्यों होता था, सील्स चीज क्या थी? सील्स जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सील्स में हमें पहले तो तुम ये समझ लो कि हमें छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में लिखे हुए, और साथ में एक मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एनिमल मोटिव मिलता है, एक एनिमल की इमेज मिलती है। किसी भी एनिमल की इमेज हो सकती है, वो यूनिकॉर्न हो सकता है, वो बुल हो सकता है, तो इन एनिमल्स की हमें इमेजेस मिली। ठीक है, अब सील्स जो है वो तुम कुछ इस तरह समझ सकते हो, जैसे कि तुमने फॉर एग्जाम्पल तुम अमेजोन से कुछ सामान मंगाते हो। ठीक है, वो वेल टेप्ड होता है, बहुत अच्छे से टेपिंग वगैरह हो रखी होती है उस पे, है ना। और अगर वो जो बॉक्स है वो तुम्हारे घर पहुंचे और उसमें जो है बॉक्स खुला हुआ तुम्हें मिले, टेपिंग तुम्हें खुली हुई मिले, तो तुम समझ जाओगे कि वो उसके साथ टैम्परिंग की गई है कुछ। ठीक है, तो सील्स जो है वो कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल की जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक हड़प्पन मर्चेंट हो, तुम्हें मेसोपोटामिया में कार्नेलियन और कुछ बीड्स फॉर एग्जाम्पल भेजने हैं। ठीक है, अब तुमने वो बीड्स और कार्नेलियन स्टोन जो है वो एक बैग में भरे, एंड उस बैग को तुमने ऊपर से रोप से उसको बंद कर दिया, और उस रोप की नोट पे तुमने वेट क्ले लगाई, एंड वेट क्ले के ऊपर तुमने अब तुम्हारी अपनी खुद की कोई सील है उस पे उसको स्टैम्प कर दिया। ठीक है, या अगर तुम्हें किसी का अप्रूवल चाहिए सामान मेसोपोटामिया भेजने के लिए, तो उस ऑफिशियल की सील भी उस पर स्टैम्प कर दी गई। ठीक है, देन उसको ड्राइव कर लिया गया, सुखा लिया गया उसे। उसके बाद वो सामान ट्रेडर्स के साथ में शिप में भर के भेज दिया गया मेसोपोटामिया। ठीक, अब मेसोपोटामिया में पहुंचकर जिसके पास वो सामान जा रहा है वो ये देखेगा कि अगर सील इंटैक्ट है, जो सीलिंग लगी हुई है, जो तुमने स्टैंप लगाई थी, या जो ऑफिशियल की जो स्टैंप लगी थी वो इंटैक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई है। ठीक है, और वो इंटैक्ट जो है वो पहुंचा है सामान। ठीक, तो सील का इस्तेमाल जो है वो इस तरीके से किया जाता था। एक सीलिंग हमें मिली है रोपड़ से, उससे ये सारी की सारी चीजें क्लियर हुई कि सील का इस्तेमाल सीलिंग के लिए किया जाता था। ये कुछ एक एग्जांपल और दे सकती हूँ मैं इसमें तुम्हें, जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल अपने स्कूल से अपने किसी एप्लीकेशन पे प्रिंसिपल का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, एंड प्रिंसिपल जब उस पर साइन करेंगी तो उसमें साथ में प्रिंसिपल की स्टैम्प भी लगेगी, तो उसमें प्रिंसिपल लिखा होगा, साथ में तुम्हारे स्कूल का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सील्स हुआ करती थी कि जिसकी भी ये पर्सन की सील होती थी उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी जो है वो उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर अंदर लिखी हुई होती थी। अब ये बात अलग है क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है, तो हम लिखा क्या है ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि वो आइडेंटिटी भी सेंडर की और ऑफिशियल्स अगर होते थे तो उनकी सील्स, अगर ऑफिशियल की सील होती थी तो उनकी आइडेंटिटी वो कन्वे करती थी। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट की हम बात करें तो उसको एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कहा जाता है। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट यानी मिस्टीरियस। क्यों? क्योंकि वो अभी तक डिसाइफर ही नहीं हुई है, आज तक उसको पढ़ा ही नहीं जा पाया।
ठीक है, तो सोचो 21st सेंचुरी चल रही है, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी तक हड़प्पन स्क्रिप्ट को डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं। ठीक, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अल्फाबेटिक नहीं थी, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, क्योंकि 300 से लेकर 400 के बीच साइंस हैं इसमें, जो कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी चीज और एस्टेब्लिश्ड है, वो ये है कि दैट हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती थी। ये कैसे क्लियर होता है? ये ऐसे क्लियर होता है कि हमें सील्स के ऊपर या जहां भी हड़प्पन स्क्रिप्ट जिस भी सरफेस के ऊपर लिखी होती थी, वहां राइट हैंड पे हमें मार्जिन मिलता है, स्पेस मिलता है, एंड लेफ्ट हैंड पर आते आते वो स्पेस खत्म हो जाता है, बिल्कुल सील के कॉर्नर तक, और जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके कॉर्नर तक वो स्क्रिप्ट लिखी होती थी। जैसे तुम अपनी क्लास नोटबुक में इंग्लिश में कुछ लिखते हो तो वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो लेफ्ट में तुम हमेशा डेफिनेटली मार्जिन ही रखते हो, एंड राइट में तुम बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक अपना जो भी तुम्हें सेंटेंस लिखना होता है वो लिखते हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी राइट में हमें स्पेस मिलता है और लेफ्ट में हमें स्पेस नहीं मिलता, बिल्कुल लास्ट तक लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, इस तरह से ये लिखी जाती थी। हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है राइटिंग मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जैसे कि सील्स पर तो मिलती हैं, इसके अलावा हमें टेराकोटा टैबलेट्स पर मिलती हैं, इसके अलावा जार्स के रिम्स पे मिलती हैं, ज्वेलरी पर मिलती है हमें लिखी हुई राइटिंग, पॉट्स के ऊपर लिखा हुआ मिलता है हमें। इसके अलावा हमें एक एंशियंट साइन बोर्ड मिला है बहुत बड़ा सा, उस पर हमें लिखा हुआ मिलता है, धौलावीरा के गेट पर ये लगा हुआ था, बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को वो जमीन पर पड़ा हुआ मिला था, तो वो सब हमें लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरीके से राइटिंग जो है वो वाइड स्प्रेड थी। ठीक, वेट्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे, वेट्स एंड मेजर्स, बहुत ही प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। वेट्स जो है वो हमें मिले हैं बहुत सारे हड़प्पन साइट से, डिफरेंट सिटीज से। ये क्यूबिकल शेप में हुआ करते थे, कुछ लिखा नहीं होता था उनके ऊपर, प्लेन होते थे बिल्कुल। ठीक है, एंड जो स्मॉलर वेट्स थे वो बाइनरी होते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से होते थे। एंड जो लार्जर वेट होते थे वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे। जो स्मॉलर वेट्स थे उनका इस्तेमाल देवर यूज टू वे ज्वेलरी। ओके, हमें बहुत सारे मेटल स्केल पेन भी मिले हैं हड़प्पन साइट से। तो इस तरीके से ये स्क्रिप्ट और सील्स एंड वेट्स, इनका इस्तेमाल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वाइड स्प्रेड हुआ करता था। अब जब ये सारी चीजें हो रही हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर भी हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से, सिटीज भी बहुत वेल प्लान्ड है, बहुत अच्छे से डिजाइन करके, बहुत ही ग्रिड पैटर्न पे, बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से सारे सिटीज को थ्रू आउट द सेटलमेंट्स बनाया गया है। ब्रिक्स जो है वो स्टैंडर्डाइज रेशियो में थ्रू आउट द सेटलमेंट हमें यूनिफॉर्म मिलती हैं। ट्रेड हो रहा है इतने लार्ज स्केल पर, है ना, सील्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑफिशियल्स की सील्स लगाई जा रही हैं, और लाइक स्क्रिप्ट है अच्छी खासी, जो मतलब रिटन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब थी तो इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता था? कोई तो था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता था, कोई तो था जो इन पूरे सेटलमेंट को कंट्रोल करता था, कोई तो था जो सारा ट्रेड को रेगुलेट करता था, सिटीज की प्लानिंग को सुपरवाइज करता था, है ना, कोई तो ऐसा रहा होगा डेफिनेटली, कोई तो गवर्नमेंट रही होगी वहां पर। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात करें तो हमें मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर मिला है, जिसको पैलेस की तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमें कुछ स्टेचूज मिलती हैं जिसमें कि एक पर्सन है जो बहुत ही काम एंड कंपोज पोस्चर में बैठे हुए हैं, और हाफ क्लोज आईज है उनकी, बियर्ड मैन है वो, एंड उनको प्रीस्ट किंग का नाम जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने दिया। प्रीस्ट किंग का नाम इसलिए दिया क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया, वहां पर जो प्रीस्ट होते थे उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होती थी, किंग भी होते थे वो। तो उन प्रीस्ट किंग को देखते हुए, क्योंकि हड़प्पन पीपुल कॉन्टेम्प्रेरी थे मेसोपोटामिया के, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो स्टैचू मिली इसको भी प्रीस्ट किंग का नाम दे दिया, और ये समझा कि यहाँ पर भी शायद ऐसा कुछ रहा होगा। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि वहां पर यहाँ पर प्रीस्ट होते थे या नहीं होते थे, या प्रीस्ट होते थे तो वो किंग्स भी होते थे, पॉलिटिकल पावर भी उनके पास होती थी, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो डिफरेंट ओपिनियंस, 3 ओपिनियंस बेसिकली, 3 थ्योरीज जो है वो प्रेजेंट करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की गवर्नमेंट को लेकर।
3 थ्योरीज में कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी रूलर नहीं था, एवरीवन एंजॉयड इक्वल स्टेटस। तो फर्स्ट थ्योरी तो ये है। कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई एक रूलर नहीं था, वहां पर हर सिटी का एक अलग रूलर होता था। जैसे मोहनजोदाड़ो का एक अपना रूलर था, हड़प्पा का अपना रूलर होता था, कालीबंगन का अपना रूलर होता था, धौलावीरा का अपना रूलर होता था, एंड सो ऑन। वो ये मानते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना ये है कि वहां पर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी जो कि पूरे सिविलाइजेशन को, थ्रू आउट द सिविलाइजेशन को कंट्रोल करती थी। अब ये जो थ्योरी है वो इस बेस पर है कि जब हम एक यूनिफॉर्मिटी देखते हैं प्लान सेटलमेंट में, यानी कि जितने भी सिटीज हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पर बहुत ही प्लान तरीके से बनाए गए हैं थ्रू आउट द सेटलमेंट। ब्रिक्स का मैंने तुमको बताया, स्टैंडर्डाइज रेशो जो है वो थ्रू आउट द सेटलमेंट सेम है। सील्स हमें थ्रू आउट द सेटलमेंट सेम मिलती हैं, पॉट्स थ्रू आउट द सेटलमेंट हमें सेम मिलते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जिसमें जो स्ट्राइकिंग यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है इन सब चीजों में, ठीक है, उसको देखते हुए उसके बेसिस पर ये कहा गया है कि एक रूलर था, एक रूलर हुआ करता था जो कि पूरे सिविलाइजेशन को कंट्रोल करता था, उसको एडमिनिस्टर करता था। तो ये जो थ्योरी है लास्ट वाली, ये मोस्ट प्लॉसिबल है, कीपिंग इन माइंड कि एक बहुत ही स्ट्राइकिंग यूनिफॉर्मिटी हमें पूरे सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया किंग्स के बारे में या रूलर्स के बारे में या एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। इसके बाद आ जाती है मतलब हड़प्पन जो सिविलाइजेशन मैंने तुमको बताया कि आर्कियोलॉजिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन बेसिकली मिलती है। तो आर्कियोलॉजी के बेस पर जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उनके बेस पर आर्कियोलॉजिस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पूरी स्टोरी जो मैं तुमको सुना रही हूँ इतनी देर से, ये रिकंस्ट्रक्ट कैसे करी उन्होंने, उस पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करा ऑन द बेसिस ऑफ ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। स्क्रिप्ट है, रिटन रिकॉर्ड है, बट वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुए हैं। तो डेफिनेटली एवरीथिंग जो स्टोरी में सुना रही हूँ इतनी देर से, वो किसी ना किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर ही है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेस पर आर्कियोलॉजिस्ट कैसे ये पूरी की पूरी स्टोरी बनाते हैं, कैसे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो भी मटेरियल रिकवर होता है एक्सकवेशन से, जिसको हम डिगिंग कहते हैं, जो खुदाई की जाती है, एक्सकवेशन जो किया जाता है, उससे जो भी मटेरियल रिकवर होता है उसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन का है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। जैसे क्ले ऑब्जेक्ट्स सारे एक तरफ कर दिए, स्टोन ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर दिए, मेटल ऑब्जेक्ट्स एक तरफ कर दिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जिसके वो बने हुए हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के बेस पर ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस, उसका फंक्शन क्या था। तो फंक्शन के लिए स्कॉलर जो है वो ज्यादातर क्या देखते हैं, नोन टू अननोन थ्योरी की तरफ जाते हैं। यानी कि आज जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जो हम चीजें अपने आसपास देखते हैं, जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जब वैसी ही रिजेंबल करती हुई चीजें हमें एक्सकवेशन से मिलती हैं, तो नोन टू अननोन माने कि यानी कि हम तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि आज ये चीज जो है, ऐसी चीज आज इस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो हड़प्पन भी टाइम में भी ये उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉट्स, पॉट्स हम खाने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पॉट्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिलते हैं, हम तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया क्यों इस्तेमाल होते होंगे। हमें एक कॉम्ब है, हेयर को कॉम्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आइवरी कॉम्ब मिलता है हमें, तो वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा हम जानते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो नोन टू अननोन के बेसिस पर किए जाते हैं। ठीक, कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस चीज को भी देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, जैसे उसका फंक्शन इस बेस पर डिसाइड करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है वो ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पॉट्स हैं, अगर वो हाउस के किचन एरिया में मिले हैं, तो वो डेफिनेटली खाने पीने के, खाना बनाने के काम में आते होंगे। लेकिन अगर ऐसे ही पॉट, सेम टाइप के पॉट हमें किसी ग्रेव में रखे हुए मिलते हैं, तो डेफिनेटली वो रिचुअल पर्पस है, रिलीजियस पर्पस है। ठीक है, तो फंक्शन जो है उसका रिचुअल है, इसका फंक्शन डेली यूज है, यूटिलिटेरियन है। तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो, उनको डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते, तो वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस के बेस पर जो है एस्टेब्लिश करते हैं चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्लॉथिंग का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, हमें क्लॉथ्स नहीं मिले। कॉटन के ड्रेसेस हमें मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जगह जगह पर, लेकिन हमें क्लॉथ्स नहीं मिले। तो क्लॉथिंग को री एस्टैब्लिश करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंसेस की तरफ जाते हैं, जैसे स्कल्पचर्स के ऊपर जो क्लॉथिंग पहनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्रीस्ट किंग का मैंने एग्जांपल दिया, वो जो प्रीस्ट किंग है उन्होंने बड़ा अच्छा सा, बड़ा खूबसूरत सा
दुशाला, बड़ा खूबसूरत सा क्लॉथ जो है वो पहना हुआ है। तो उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके के क्लॉथ जो है वो हड़प्पन पीपल पहना करते थे। ठीक है? तो ये सारी चीजें ऐसे स्टैब्लिश की जाती है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करना। रिलीजियस प्रैक्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए भी अभी उसके लिए भी वही नोन टू अननोन प्रैक्टिस जो है वो यूज की जाती है। बहुत सारी जो फिगरेंस मिली है हमें, फीमेल फिगरेंस, जो भी बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं उन्होंने, बहुत ही इलेबोरेट हेड ड्रेस उनका है। तो उसको देखकर स्कॉलर्स ने अंदाजा लगाया कि मदर गॉडेस रही होगी, तो मदर गॉडेस की वर्शिप होती थी, ऐसा स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा हमें ग्रेट बाथ मिलता है मोहनजोदाड़ो से, उसका इस्तेमाल भी रिचुअल पर्पसेस के लिए किया जाता था, रिलीजियस पर्पसेस के लिए किया जाता था। हमें फायर आल्टर्स मिले हैं कालीबंगन से, लोथल से, यज्ञ वेदी जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर यज्ञ, जिनमें यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। आज भी तुम लोग अपने घरों में यज्ञ परफॉर्म करते होगे, हवन जिसको हम कहते हैं। तो ऐसी यज्ञ वेदियां, फायर आल्टर्स हमें कालीबंगन और लोथल से मिले हैं। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ से स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है? इसके अलावा सील्स को स्टडी करते हैं स्कॉलर्स, एंड सील्स पर बहुत सारे मोटिव्स इस तरीके के मिले। फॉर एग्जाम्पल प्लांट मोटिव, प्लांट्स आज भी बहुत सारे हमारे लिए जो है वो सैक्रेड है। जैसे पीपल ट्री की वर्शिप, पीपल ट्री सैक्रेड है, उसकी वर्शिप की जाती है। तुलसी का प्लांट सैक्रेड है, उसकी वर्शिप की जाती है। तो ऐसे जो प्लांट मोटिव मिलते हैं हमें सील्स के ऊपर, उससे भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये प्लांट जो है वो सैक्रेड मानते होंगे। इसके अलावा सील्स के ऊपर ही हमें वन ऑन एनिमल, यूनिकॉर्न का भी इमेज मिलता है, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है। तो वो भी रिचुअल पर्पसेस के लिए था, मिथिकल क्रिएचर था, वो हमें मिलता है। इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्राइकिंग सील मिलती है हमें, जिसमें कि एक पर्सन क्रॉस लेग योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ एनिमल्स हैं, जो ऐसा लग रहा है कि उनको होमेज पे कर रहे हैं। ठीक है? तो इसको, इनका जो सिटिंग पोस्चर है उसको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को तुरंत एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये जो है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के जैसे कुछ लग रहे हैं देखने में। से भगवान शिव को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, यौगिक मुद्रा में बैठे हुए, यौगिक पोस्चर में मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे उनको दिखाया जाता है, ऐसे ही वो बैठे हुए हैं। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट उस सील को प्रोटोशिवा सील या पशुपति सील भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि दैट काठमांडू में भगवान शिव का जो है पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो यौगिक जो पर्सन है, उनको एनिमल्स ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और उनको होमेज पे भी कर, तो इसीलिए उसको पशुपति सील भी कहा जाता है। बहुत सारे हमें कोनिकल स्टोन मिले हैं, कोनिकल शेप में स्टोन मिले हैं, जिनको शिवलिंगास की तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये शिवा से रिलेटेड नहीं है। जो जो मैं तुमको पशुपति सील अभी बताई, प्रोटो शिवा सील बताई, वो शिवा से रिलेटेड नहीं है। ये कोई शामन रहे होंगे। शामन यानी कि जैसे कोई जादूगर हो गया या ओझा हो गया, झाड़ फूक करने वाला हो गया, तो ये कोई शामन रहे होंगे और ये उनको सील के ऊपर डिपिक्ट किया गया है। बट मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का यही मानना है कि दैट वो पशुपति सील है, वो पशुपति का पोस्चर है, वो प्रोटो शिवा सील है, और वो बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है शिवा को। और साथ में तुमको बताया मैंने, कोनिकल जो है वो हमें स्टोन्स में मिले हैं जो कि शिवलिंगा की तरह से आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है? तो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। आज जो हमने पढ़ा, हमने सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस पढ़े, हमने सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट पढ़ा, हमने सेंट्रल अथॉरिटी पढ़ा, हमने रिलीजियस प्रैक्टिसेस पढ़ा। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है। ठीक है? जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशल डिफरेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, अक्सर एग्जामिनेशन में आया है पिछली बारों में। ठीक है? इसके अलावा एक बनता है क्वेश्चन की डिस्क्राइब द ओपिनियंस ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन कि सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि दैट जो अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट थॉट that the objects which seem unfamiliar and unusual may have religious significance। ये क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके के हैं जो बीच बीच में एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो अगर तुमने ये वीडियो ठीक से सुना होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। ठीक है? ओके, तो आज इतना ही। तुम लोग अपना ध्यान रखो। Thank you so much. Bye.